1960s में इंडिया एक सीरियस फूड क्राइसिस फेस कर रहा था। देश को वीट के लिए यूएसए के पीएल 480 प्रोग्राम पर डिपेंड रहना पड़ता था और हमेशा ये डर रहता था कि एक दिन ये शिपमेंट्स बंद हो गई तो क्या होगा। इसी मुश्किल सिचुएशन में साइंटिस्ट एमएस स्वामीनाथन ने एक हिस्टोरिक रोल प्ले किया और इंडिया को फूड डेफिशिएंट नेशन से सीरियल्स में सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। उनका काम जो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान हुआ आज भी इंडिया के लिए बहुत लेसन्स देता है, स्पेशली जब देश डिजिटल इकोनॉमी, क्लीन एनर्जी और एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे नए फील्ड्स में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। इस कहानी की शुरुआत एक साइंटिफिक चैलेंज से होती है। साइंटिस्ट जानते थे कि फर्टिलाइजर्स और दूसरे इनपुट से वीट की यील्ड बढ़ाई जा सकती है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि प्लांट्स बहुत लंबी हाइट के होते थे और हैवी ग्रेन के वेट से स्टॉक्स झुक जाते थे, जिस वजह से क्रॉप कोलैप्स हो जाता था। स्वामीनाथन ने इनिशियली रेडिएशन का यूज करके जेनेटिक चेंजेस इंड्यूस करने की कोशिश की ताकि स्टॉक स्ट्रांग बन सके, लेकिन ये अप्रोच सक्सेसफुल नहीं हुई। 1958 में एक जापानीज साइंटिस्ट जो दिल्ली विजिट पर आया था, उसने उन्हें एक ड्वार्फ वीट वैरायटी के बारे में बताया जिसमें छोटी और स्ट्रांग स्टॉक्स थी जो हैवी ग्रेन को सपोर्ट कर सकती थी। ये बात एक चेन ऑफ इवेंट्स ट्रिगर कर गई। स्वामीनाथन ने डिस्कवर किया कि ऐसी वैरायटीज यूएस और मेक्सिको में डेवलप हो रही थी और अपनी पर्सनल कनेक्शन के थ्रू नॉर्मन बोरलॉग से उन्होंने मैक्सिकन सीड्स का एक छोटा बैच इंडिया में टेस्ट के लिए मंगा लिया। सीड्स ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ट्रायल से लार्ज स्केल कल्टीवेशन तक पहुंचने के लिए और ज्यादा सपोर्ट चाहिए था। यहां ब्यूरोक्रेसी का पेस एक बड़ी प्रॉब्लम बन गया। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बोरलॉग की इंडिया विजिट को 1960 में अप्रूव कर दिया था, लेकिन गवर्नमेंट अप्रूवल्स लेने में 2 साल लग गए और वो सिर्फ 1963 में आ पाए। स्वामीनाथन अक्सर जवाहरलाल नेहरू की लाइन कोट करते थे कि सब कुछ वेट कर सकता है लेकिन एग्रीकल्चर नहीं। लेकिन सिस्टम में वो अर्जेंसी नहीं थी। सोचने की बात है कि अगर ये डीले ना होता तो ग्रीन रेवोल्यूशन कितना पहले स्टार्ट हो सकता था। इससे एक लेसन मिलता है, साइंस तभी फ्लरिश कर सकती है जब साइंटिस्ट्स आइसोलेटेड ना हो और रेड टेप में फंसे ना हो। उन्हें बेस्ट माइंड्स के साथ कोलैबोरेट करना, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना, आइडियाज एक्सचेंज करना और बिना हर्डल्स के काम करना जरूरी है। एक और टर्निंग पॉइंट तब आया जब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने और एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रायोरिटी दी। उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर सी सुब्रमण्यम ने लीडिंग साइंटिस्ट्स को बुलाया ताकि फूड प्रोडक्शन बढ़ाने पर डिस्कशन हो। जब स्वामीनाथन, जो उस वक्त सिर्फ 39 साल के थे, ने फ्रैंकली एक्सप्लेन किया कि उन्होंने राइट सीड्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं लेकिन ट्रायल्स के लिए फंडिंग नहीं मिल रही, तो सुब्रमण्यम ने तुरंत फंड्स रिलीज करने का ऑर्डर दे दिया। ये मोमेंट एक और लेसन दिखाता है, पॉलिटिकल लीडर्स को डायरेक्टली साइंटिस्ट्स की बात सुननी चाहिए, सिर्फ जनरलिस्ट ब्यूरोक्रेट्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। सुब्रमण्यम खुद एक फिजिक्स ग्रेजुएट थे और साइंस की वैल्यू समझते थे, इसलिए उनका टाइमली इंटरवेंशन डिसाइसिव साबित हुआ। जब ट्रायल सक्सेसफुल हुए, अगला चैलेंज स्केल अप का था। इसके लिए 18,000 टन सीड इंपोर्ट करना था जिसका कॉस्ट 5 करोड़ रुपए फॉरेन एक्सचेंज में था, जो उस टाइम एक बहुत बड़ा अमाउंट था। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया, प्लानिंग कमीशन को इसके बेनिफिट्स डाउटफुल लगे और लेफ्ट ने अपोज किया क्योंकि ये सीड्स यूएस सपोर्ट से डेवलप हुए थे। शास्त्री खुद भी इन कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस को लेकर कंसर्न थे। तब स्वामीनाथन ने उन्हें परसुएड किया कि वो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के फील्ड्स खुद देखें। जब शास्त्री ने थ्राइविंग क्रॉप को अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने तुरंत मैसिव सीड इंपोर्ट्स अप्रूव कर दिए। दुर्भाग्य से 1966 में शास्त्री जी का देहांत हो गया, लेकिन इंदिरा गांधी ने स्वामीनाथन के एफर्ट्स को सपोर्ट जारी रखा। 1968 तक इंडिया ने एक बम्पर व्हीट क्रॉप हार्वेस्ट किया और फूड इंपोर्ट्स को फेज आउट करना स्टार्ट कर दिया। ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसने इंडिया में हंगर का डर खत्म कर दिया। लेकिन हर बड़े ब्रेक थ्रू की तरह ग्रीन रेवोल्यूशन के साइड इफेक्ट्स भी आए। हैवी इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स के यूज ने ग्राउंड वाटर और सॉइल पर प्रेशर डाला। यील्ड्स तो बढ़ गईं, लेकिन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी ग्रो कर गई। स्वामीनाथन खुद वार्न करते थे कि अगर एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल रखना है तो इन प्रॉब्लम्स को करेक्ट करना होगा, लेकिन रिफॉर्म्स पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं हुए। आज के कॉन्टेक्स्ट में ये एक्सपीरियंसेस बहुत रेलेवेंट है। क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को थ्रेटन कर रहा है और एक बार फिर साइंस की क्रिटिकल रोल है। एक वक्त इंडिया एग्रीकल्चरल रिसर्च में चाइना से आगे था, लेकिन आज सिचुएशन उल्टा है। चाइना के पास वर्ल्ड के टॉप 10 एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में 8 हैं, जबकि इंडिया का एक भी इंस्टीट्यूट टॉप 200 में नहीं है। एक मेजर रीजन ये है कि इंडिया अपने एग्रीकल्चरल जीडीपी का सिर्फ 0.43% रिसर्च पर स्पेंड करता है, जबकि चाइना डबल खर्च करता है। प्रॉब्लम सिर्फ फंडिंग का नहीं है, बल्कि इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी का भी है। क्या इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के पास ऑटोनॉमी है कि वो बेस्ट साइंटिस्ट्स को रिक्रूट और प्रमोट कर सकें? क्या वो साइंटिस्ट्स को फ्रीली इनोवेट करने देते हैं? क्या टॉप रिसर्चर्स को पॉलिटिकल लीडर्स तक एक्सेस मिलता है जैसे एक वक्त में स्वामीनाथन को मिलता था? ये क्वेश्चन सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं, बल्कि हर फील्ड के लिए मैटर करते हैं जहां इंडिया को आत्मनिर्भर बनना है। ग्रीन रेवोल्यूशन दिखाता है कि जैसे एक सीड को ग्रो होने के लिए अच्छी मिट्टी, पानी और सनलाइट चाहिए होता है, वैसे ही साइंस को भी स्ट्रॉन्ग आइडियाज, सपोर्टिव पॉलिसीज, एडिक्वेट फंडिंग, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और टाइमली डिसीजंस चाहिए होते हैं।
एम एस स्वामीनाथन की कहानी याद दिलाती है कि जब पॉलिटिकल लीडर्स ट्रूली साइंटिस्ट की बात सुनते हैं, जब ब्यूरोक्रेसी अर्जेंट इनोवेशन को स्लो डाउन नहीं करती और जब बोल्ड डिसीजंस कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस के बावजूद लिए जाते हैं, तब एक देश अपनी डेस्टिनी बदल सकता है। स्वामीनाथन को ऑनर करने का बेस्ट तरीका ये होगा कि हम इन लेसन्स को आज के चैलेंजेस पर अप्लाई करें, डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। जैसे 1960s में एक छोटे से आइडिया का सीड एक रेवोल्यूशन में बदल गया था जिसने इंडिया की फूड इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी खत्म कर दी थी, वैसे ही आज के इनोवेशंस के सीड्स अगर सही तरह नर्चर किए गए तो इंडिया को 21st सेंचुरी में सच में आत्मनिर्भर बना सकते हैं।